Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So welcome again in my social science channel Socialistic Ties. Today we are going to start second chapter of economics. This is sectors of Indian economy. आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने फर्स्ट वीडियो डाल दी थी फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट की इकोनॉमिक्स के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो के ऊपर आइएगा। शुरुआत करते हैं। बिफोर बिगिन दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ सेक्टर एंड इकोनॉमी। व्हाट इज द सेक्टर एंड व्हाट इज इकोनॉमी? Economy, you all know, the careful management of resources which are found in a country and the income, supply of the money, production of the goods. These all things are taken in economy. कि किसी देश का एक्सपेंस, उसकी इनकम, मनी की सप्लाई है वो कैसे है, या रिसोर्सेज किसी कंट्री के अंदर जो पाए जा रहे हैं उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी। और इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या है? दीज आर द लार्ज ग्रुप्स, सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स आर द लार्ज ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी। दे आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन प्रोडक्शन चेन। कि प्रोडक्शन चेन में उनका प्लेस क्या आता है, उनको उसी हिसाब से रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है। यू ऑल नो, सब जानते हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। यहाँ बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। कोई टेलर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई पुलिसमैन है। तो इन सब का प्रोडक्शन क्या है, इनकी सर्विसेज की वैल्यू क्या है, ये सभी सेपरेटली कैलकुलेट करना ही डिफिकल्ट भी रहता है। ये तो क्या करते हैं, हमने इन ऑक्यूपेशंस को 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। हमने इनकी एक ग्रुपिंग कर ली है। तो ये सेक्टर्स कौन से हैं, हम शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेक्टर जो आता है हमारा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसलिए इनको प्राइमरी एक्टिविटीज कह सकते हैं। सेकंड जो आता है वो कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंड जो आता है हमारा वो है सेकेंडरी सेक्टर। इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं। थर्ड जो आता है वो कहलाता है हमारा टर्शरी सेक्टर। दिस इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर, टर्शरी एक्टिविटीज। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल दीज सेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर को हम लेते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी? सबसे पहले व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी? प्राइमरी को ये इसलिए कहा जाता है, द एनी प्रोडक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड हियर इट इज प्राइमरी प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, एग्रीकल्चर के अंदर हम सुगर कैन प्रोड्यूस करते हैं। सुगर कैन से हम सुगर, गुड़, जिसको जैगरी कहते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन सुगर कैन से पहले कुछ भी नहीं होता है। सुगर कैन जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसीलिए इसका नाम प्राइमरी रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट आता है, वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, दूसरा मिल्क का। डेयरी फार्मिंग के अंदर हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं और मिल्क से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिल्क को हम बहुत सारी हमारी डेली नीड्स की, लाइक बटर, चीज, कर्ड, हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मिल्क जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, मिल्क से पहले कुछ भी नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कलेक्शन, these are the example of primary sector। इसके अंदर हम डायरेक्टली नेचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल की हम बात करें तो माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग, these all are example of primary sector। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर किसको कहा जाता है? द गुड्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज प्रोसेस्ड। क्या किया जाता है? प्राइमरी सेक्टर के जो भी गुड होती है उसको प्रोसेस किया जाता है। द गुड्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल गुड्स। हम उनको कुछ वैल्यू एडिशन के द्वारा, मींस इन द मींस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
आप कह सकते हैं थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कुछ वैल्यू एडिशन होता है, उसमें हम कुछ चीजें और ऐड कर लेते हैं उस प्राइमरी के प्रोडक्ट को, उसके बाद में हम कन्वर्ट कर लेते हैं अदर प्रोडक्ट्स में। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मिल्क से हम कुछ भी बना सकते हैं, व्हीट से हम चपाती, ब्रेड कुछ भी बना सकते हैं, फ्लोर उसका आटा बनता है, शुगर कैन से हम शुगर, जैगरी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज यहां पर होती है। इसके बाद में इसके एग्जांपल की अगर आप बात करो तो इंडस्ट्रीज जो है या कंस्ट्रक्शन जो है वो इसका सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल होते हैं। इसके बाद में थर्ड जो हमारा आता है वो आता है टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्विसेज, सर्विस ऑफ अ टीचर, लॉयर, पुलिसमैन, यू कैन से कॉबलर, लॉन्ड्रीमैन, वॉशरमैन जो होते हैं ये सभी के सभी जितने भी टाइप्स की ट्रांसपोर्टर, शॉपकीपर, जितनी भी सर्विसेज आती है ये सारी की सारी टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है। तो ये थे हमारे तीनों सेक्टर। अब हम करते हैं इन तीनों सेक्टर का कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों किया जाता है? ताकि हमें पता चले कौन सा सेक्टर इनकम में आगे है, कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में आगे है, कौन सा सेक्टर ज्यादा गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए इन तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन किस बेस पर किया जाता है इन तीनों सेक्टर्स का? तो सबसे पहले आता है हम इनको उनके फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ सेक्टर इन अ ईयर। किसी भी सेक्टर के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका फाइनल वैल्यू कितना है, उसका फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो उस सेक्टर का फाइनल वैल्यू होता है, उस सेक्टर का टोटल अर्निंग होता है। इसके बाद में हम ये एक यहां पर ध्यान रखने की जरूरत होती है, हम इसका जो कैलकुलेशन करते हैं इनकी वैल्यू का वो कैसे करते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की होती है कि किसी भी चीज की डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की या किसी भी गुड की हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट व्हीट का जो प्राइस है वो है 19 रुपीज पर केजी और उसको हमने आगे प्रोसेस किया, फ्लोर में कन्वर्ट कर लिया तो उसका वैल्यू ऐड हो गया 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से कि आटा बनाने की जो चक्की पीसने की है उसका चार्जेस। तो अब उसका रेट क्या हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी 21 रुपीज। और उसके बाद में हमने सपोज उससे बिस्किट बनाने हैं तो हमने उसमें ऑयल, शुगर, मिल्क या कोई भी फ्लेवर ऐड करना है वो हमने उसमें ऐड कर लिया और उस टोटल मटेरियल से हमने क्या बनाए 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट हमारे बन करके रेडी हो गए। और अब एक पैकेट बिस्किट का रेट जो है प्राइस है वो 20 रुपीज है और टोटल कितने हो गए 80 रुपीज। तो अब क्या है उसकी वैल्यू जो टोटल थी वो 80 रुपीज है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू एट व्हाट प्राइस द गुड इज कंज्यूम्ड। जिस प्राइस पर किसी गुड को कंज्यूम करते हैं सर्विस को वो उसकी फाइनल वैल्यू होती है। तो 80 रुपीज अब उसकी क्या है फाइनल वैल्यू है। ध्यान क्या रखना है, आपने 80 रुपीज में दोबारा से किसी भी चीज की डबल काउंटिंग, वी शुड अवॉइड डबल काउंटिंग। अगर हम दोबारा से अगेन इसके अंदर मिल्क या शुगर या किसी भी चीज की वैल्यू ऐड करते हैं तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और एक्चुअल प्रोडक्शन उसका एक्चुअल फाइनल वैल्यू उसकी हमें पता नहीं चलेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि किसी भी सेक्टर की फाइनल वैल्यू जो है उसकी जो उसने गुड्स प्रोड्यूस किया है, सर्विस प्रोड्यूस की है वो कैसे निकालते हैं। अब तीनों के तीनों सेक्टर्स की जब हम फाइनल वैल्यू ऐड करते हैं दिस इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है, सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। ध्यान रखना जीडीपी क्या है, हमने पहले फाइनल वैल्यू निकाली सेपरेटली तीनों सेक्टर की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड टर्शरी की, लेकिन इसके बाद में जब हम तीनों का सम करते हैं, जीडीपी किसको कहते हैं, जीडीपी इज द सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स। तीनों जो हमारे सेक्टर्स है उनकी वैल्यू कितनी है, जब उनको प्लस करते हैं जो हमारे पास सामने आता है
वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस उस कंट्री का टोटल प्रोडक्शन जो है, सर्विसेज जो उसने प्रोड्यूस की है, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, तो वो जीडीपी कहते हैं। अब बात करते हैं हम इन सेक्टर के इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मींस उनमें ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई थी। इसके बाद में धीरे धीरे ड्यू टू एडवांसमेंट इन द इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर ने ये इंपॉर्टेंस गेन कर दी और धीरे धीरे लोग वहां प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर शिफ्ट होने लगे। कुछ सालों बाद फिर ऐसे ही एक शिफ्ट और हुई और कहा जाता है 2013-14 के अंदर टर्सरी सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा एमर्स हो गया, उसका एकदम ग्रोथ हुआ, मींस उसकी इनकम इसमें ज्यादा होने लगी। अब क्या है, अगर हम करंट डेटा के हिसाब से पता करते हैं तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी के अंदर वो कितनी है, 17% है ओनली। और उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की तो ऑलमोस्ट 29% कंट्रीब्यूट करता है वो जीडीपी में। और जैसा कि हमने पता किया इन 2013-14 के बाद की बात करें, आज का करंट सिनेरियो क्या है, टर्सरी सेक्टर जो है इट इज कंट्रीब्यूटिंग 53% अर्निंग के अंदर जीडीपी का टोटल 53% अकेला हमारा टर्सरी सेक्टर अर्न कर रहा है। तो आपको पता लग गया होगा कि जीडीपी के अंदर इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है कि व्हाट वर द रीजंस दैट टर्सरी सेक्टर बिकम इंपॉर्टेंट, हाउ इट एमर्ज्ड, इसका एमर्जेंस जो था वो कैसे हुआ, एकदम कैसे इसमें ग्रोथ आया। तो इसके 4 रीजंस आते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फर्स्ट क्या आता है कि पॉपुलेशन नीड्स, किसी भी देश की जनसंख्या को कुछ बेसिक सर्विसेज की, फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। पॉपुलेशन नीड्स हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये सभी चीजें जब प्रोवाइड की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, ये सारी क्या है, सर्विसेज है। और मैंने क्या बताया, सर्विसेज किसका पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का है। जब लोगों को ये सर्विसेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई तब टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक ग्रो करने लगा। सेकेंड जो रीजन आता है इसके अंदर वो क्या है कि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑल्सो ग्रो। दोनों के दोनों सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर एडवांसमेंट और डेवलपमेंट आने की वजह से ग्रो किया, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए नई नई रिसर्च, नए नए टूल्स, नई नई मशीन, उनका मैन्युफैक्चरिंग किसने किया, सेकेंडरी सेक्टर ने किया। सर्विसेज किसने प्रोवाइड की वहां पर, टर्सरी सेक्टर ने की। और एग्रीकल्चर के लिए ट्रांसपोर्ट है या स्टोरेज फैसिलिटी है, ये सभी चाहिए होती है, तो इसलिए इस कारण भी टर्सरी सेक्टर ने ग्रो किया। थर्ड जो रीजन आता है वो आता है एज द इनकम ऑफ पीपल रेज, कि जैसे लोगों की इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ, वो उसमें बढ़ोतरी देखी गई, तो देन पीपल डिमांड फॉर मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट इन रेस्टोरेंट्स, दे लाइक टू वॉच द मूवीज इन थिएटर और सिनेमास, दे वांट टू गो आउटसाइड फॉर पिकनिक। और ये सारे के सारे क्या है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो इसलिए क्या है, सर्विस सेक्टर मींस टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक ही ग्रो कर रहा है। फोर्थ इसमें क्या आता है, ड्यू टू सम न्यू काइंड ऑफ सर्विसेज, हमारे सामने नई सर्विसेज आई है, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है, इसीलिए मैं आज आप तक प्रेजेंट हो रहा हूं, मेरा लेक्चर आपको मिल रहा है। तो इन सर्विसेज के कारण क्या है, टर्सरी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ, क्योंकि ये सर्विस आज हमारी सोसाइटी के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट बिकम वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और इन सभी रीजंस के कारण टर्सरी सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें छोटा सा, वो आता है एम्प्लॉयमेंट का, कि एम्प्लॉयमेंट कौन ज्यादा प्रोवाइड करवा रहा है, कौन ज्यादा जनरेट कर रहा है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो आपको बड़ी ही हैरानी होगी कि मोर देन 50%, प्राइमरी सेक्टर अलोन 53%,
more than 50% alone primary sector providing employment to the people। चाहे इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमने किया था 17% है, लेकिन आज भी रोजगार के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा आगे है। इसके बाद में दोनों के दोनों सेकेंडरी और टर्सरी जो दोनों लेस देन 50% आते हैं, दोनों के दोनों लेस देन 50% आते हैं। तो आप देख सकते हो बेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के अंदर प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा आगे है। ड्यू टू एग्रीकल्चर, बिकॉज यू ऑल नो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। एवरी सेक्टर हैज पोटेंशियल टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम किसी भी सेक्टर की बात कर सकते हैं, हर किसी के पास पोटेंशियल है, कितनी ही ज्यादा जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो वहां एक स्टडी बताती है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ नीति आयोग 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओनली। 15 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म ओनली, एंड मेनी इंडस्ट्रीज कैन बी ओपन्ड एंड देयर जॉब्स कैन बी प्रोवाइडेड। सो ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो आता है डिवीजन ऑफ दीज सेक्टर्स। इन सेक्टर्स की हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन में हम क्या पाते हैं, दीज सेक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसको ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय सम गवर्नमेंट एजेंसीज and there are some certain rules and regulations are followed। यहां पर कुछ निश्चित रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो क्या है, फॉलो किए जाते हैं। और इसके अपोजिट में हम अगर सेकंड की बात करें इसके पार्ट की, तो वो आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो क्या है, इसके टोटल अपोजिट आता है हमारे ऑर्गेनाइज का, कि इसको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है। किसी भी टाइप के सर्टेन निश्चित जो है विच आर इक्वल फॉर ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या है इनके बीच में, ये क्यों है कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 4-5 डिफरेंसेस हम यहां पर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ऑर्गेनाइज्ड क्या है एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्या है। आई होप कि आपको ये पता चल चुका है ऑर्गेनाइज्ड क्या है। ये वो सेक्टर होता है जो सुपरवाइज होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू। इसमें निश्चित सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। इसके अपोजिट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज के अंदर वर्किंग आवर्स जो है एम्प्लॉइज के, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कि उनको इस टाइम में वर्क करना है। इफ दे डू ओवर टाइम, अगर वो ओवर टाइम वर्क करते हैं तो दे पेड एक्स्ट्रा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन की वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते हैं इनके, और एक्स्ट्रा काम की कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी उनको नहीं मिलती है। उनको अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक वर्क करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल द कंडीशंस ऑफ वर्किंग, टर्म्स ऑफ वर्किंग जो होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो यहाँ पर क्लियर की जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वो जब काम करते हैं तब पता चलता है कि उनके वर्किंग कंडीशंस क्या है। इसके बाद में अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो उनको सर्टेन लीव्स मिलती है, संडे ऑफ मिलता है, और काफी सारी फेस्टिव वैकेशंस, हॉलीडेज उनको मिलती है। इसके अलावा उनको और भी पेड लीव्स मिलती है, जिसकी अगर वो ऑफ लेते हैं, मींस वो छुट्टी करते हैं, तो उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आपको पता है यहाँ पर सारे एम्प्लॉइज आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, या बड़ी बड़ी फर्म्स, कंपनीज के अंदर काम करती है जो ऑर्गेनाइज्ड होती है। यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स आते हैं जो किसी शॉप पर काम कर रहे हैं या डायरेक्ट लेबर का वर्क कर रहे हैं, वो लोग आते हैं। तो इनका कोई भी संडे का ऑफ नहीं होता है। अगर ये किसी भी डे को छुट्टी करते हैं, ऑफ लेते हैं, तो वहां उनकी सैलरी काटी जाती है। दे आर गिवन मेडिकल असिस्टेंस ऑल्सो, कि अगर कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ जाता है तो उसको
उसका ट्रीटमेंट का खर्चा भी दिया जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो आपको क्लियर कर दिए मैंने कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। स्टूडेंट्स, अब क्या है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट पास किया था अकॉर्डिंग टू राइट टू वर्क, कि काम करने का अधिकार सभी को है। और आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस हमारे कंट्री में क्या है, काफी लो है। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे कंट्री ने एक स्कीम लॉन्च की थी 2005 के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको आज मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स। इसको 625 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया था एंड क्लियरली स्टेटेड दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू 100 डे लेबर वेज, कि 100 दिन का रोजगार आपको प्रोवाइड करेगी, जिसकी सैलरी आपको दी जाएगी, वेजेस आपको दी जाएगी। और ये भी क्लियरली कहा गया था कि इफ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड यू, अगर गवर्नमेंट फेल होती है आपको 100 डे के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो 100 डे वेज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। 100 दिन के भत्ते जो है, वेजेस जो है, वो गवर्नमेंट आपको इस मनरेगा के अंडर प्रोवाइड करेगी। तो ये था राइट टू वर्क, हमारे कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट, इसके अंदर लास्ट टॉपिक जो आता है वो है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सिंपली है, ड्यूटी आवर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि कोई भी इतने घंटे से ज्यादा, जितने गवर्नमेंट फिक्स करे उससे ज्यादा किसी से काम नहीं ले सकता। मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स किए जा सकते हैं। उनको मिनिमम लीव इन द मंथ दी जा सकती है कि उनकी मंथ की लीव्स इतनी रहेगी, संडे ऑफ उनको भी मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ जो सर्टेन रूल्स हैं गवर्नमेंट बना करके उनको थोड़ा उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए उनको, तो उन वर्कर्स को भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड वी कैन प्रोटेक्ट देम। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो बहुत ही आसान है, ये आप सबको पता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। यू ऑल नो गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस, कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है। काफी सारे टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो अब क्या है, इसका रिटर्न कैसे देना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फार्मर्स को उनकी क्रॉप्स के फेयर प्राइसेस मिलने चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यही सारी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज के इस समरी लेक्चर के अंदर इतना ही था। इसके बाद में हम लेकर के आएंगे इन सभी चैप्टर्स की डीप एक्सप्लेनेशन। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like it, share it, comment it. Thank you.